नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां 1992 की 6 दिसंबर की दोपहर तक बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। कहा जाता है कि उस मस्जिद को एक षड्यंत्र के तहत ध्वस्त कर दिया गया। उस षड्यंत्र में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता तो थे ही, प्रदेश में काबिज बीजेपी की सरकार भी उसमें शामिल थी। ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अपनी निष्क्रियता से भी उसमें योगदान दिया था। इस अपराध के खिलाफ बाकायदा केस हुआ था, जांच की गई थी और बीजेपी के दर्जनों नेता कटघरे में खड़े भी हुए थे, मगर सबको बचा लिया गया। लेकिन सच बात तो ये है कि मंदिर निर्माण का आदेश देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी उसे अपराध माना था। आइए उस षड्यंत्र का एक बार फिर से जायजा लिया जाए, और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रोफेसर पुनियानी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो अब मामला घट चुका है, अब इस पर मिट्टी डाली जानी चाहिए, इसकी बात क्यों की जा रही है? अब तो भव्य राम मंदिर बन गया, उस विवाद का निपटारा हो गया, अब इस पर क्यों चर्चा होनी चाहिए? तो मेरा सवाल यहीं से शुरू हो रहा है कि आज के दिन हम बाबरी मस्जिद के ध्वंस की जो पूरी राजनीति थी या पूरी जो घटना थी, उस पर बात क्यों कर रहे हैं? जी, देखिए, पहले तो ये एक सही बात तो ये है कि अन्याय के आधार पे कभी भी शांति नहीं हो सकती। आप थोड़े समय के लिए तो किसी अपराध को छुपा लेंगे और दूसरी चीज़ों को कर देंगे, पर ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इस बाबरी ध्वंस के मामले में एक के बाद एक अपराध हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, और इसमें जहाँ एक प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना पक्ष उठाया, वो इसमें बिल्कुल खामोश रही। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट जो है, जैसे हाई कोर्ट का इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट बहुत फेमस था, और उसने कहा कि लोगों की श्रद्धा है कि भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ था, इसलिए हम 1/3 भाग जो गुंबद के नीचे का है वो हिंदू पक्ष को देते हैं। तो वो एक जजमेंट ऐसा था जिसने पूरी हमारी न्याय व्यवस्था की नींव को हिला दी कि जो न्याय के आधार पे न्याय होना चाहिए, तर्कों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे होना चाहिए, उसके बदले श्रद्धा को पहली बार लाया गया। फिर ये 3 भागों में इसको बांटा गया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं जो भी, एक तरफ से तो इसको अपराध माना दोनों बातों को, और पूरी की पूरी जमीन ये हिंदू पक्ष को दे दी। तो ये हमारे कोर्ट ने जिस प्रकार से किया, अब समय के लिए तो सब उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा आलोचना, ये उस पर मिट्टी पड़ गई ऐसा कह रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं, पर लोगों के अंदर, केवल मुसलमानों के अंदर ही नहीं, जो भी लोग शांति चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा और कसक तो रहेगी कि हमारा ये देश कैसा है कि यहाँ इतनी एक आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मॉस्क, यानी जिसको हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का संरक्षण था, उसको तोड़ा गया, बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया गया, बहुत सारे दबाव बनाए गए, और उस दबाव के चलते कभी एक तरफ झुक रहा है मामला, कभी दूसरी तरफ झुक रहा है, और हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति, जैसे आपने कहा वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी, इन्होंने जिस प्रकार से माहौल खड़ा किया, उसके चलते एक बिल्डअप हुआ, एक ये हुई, और जिसके अंदर सरेआम, यानी केंद्र सरकार देख रही है, राज्य सरकार देख रही है, और उसके तहत एक पूरे सुनियोजित तरीके से बाबरी मस्जिद को ढहाया जा रहा है। और उसके बाद कहा क्या गया कि भाई ये लोगों का उद्रेक था, अगर आप लोगों की भावनाओं को दबाएंगे तो यही होता है। और सच्चाई तो सामने आ गई, बहुत सारी किताबों में ये सामने आई, लिबरल कमीशन सामने लाया, और वो जो प्रवीण जैन के फोटोग्राफ्स है उन्होंने भी बताया। अभी मैं एक किताब के बारे में पढ़ रहा था, वो जी, मैं इस पे आता हूँ प्रोफेसर पुनियानी, लेकिन जो मुद्दे की बात आज की है वो ये है कि बाबरी मस्जिद कोई ऐसा नहीं था कि जनज्वार आया और उसने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये एक सोची समझी साजिश थी, उसकी पूरी तैयारी की गई थी, वहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, वहाँ
बाबरी मस्जिद को किस तरह से जो तोड़ा जाएगा, उसके लिए गैती, फावड़ा और दूसरी चीजें इकट्ठी की गई थी। और उसके पहले लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे जो इंगित करते थे कि ऐसा कुछ घट सकता है। कल्याण सिंह ने फौज का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दे रखा था कि हम कुछ भी नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूरे देश को धोखा दिया। और वहां बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती वगैरह घटना स्थल पर थे। उन्होंने कोई रोकने की कोशिश की हो, ऐसा प्रमाण भी नहीं मिलता। कोई दिखाने के लिए आडवाणी ने कुछ कहा था, लेकिन वो दिखाने के लिए था। तो ये जो पूरा षड्यंत्र है, षड्यंत्र के जरिए इस तरह की चीजें करना, ये देश के साथ, संविधान के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ एक विश्वासघात था। इसलिए जी बाबरी मस्जिद के ध्वंस को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें देखिए, मैं उसी बात का उल्लेख कर रहा था कि ये कोई स्वतःस्फूर्त हुई। पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय जो आदेश दिया था कि आप सिंबॉलिक कार सेवा कीजिए, प्रतीकात्मक, तो उसके लिए फिर 3 लाख लोगों को जमा करने की क्या जरूरत थी, पहली। दूसरी बात, फिर 5 दिसंबर शाम को जो अडवा ये अटल बिहारी वाजपेयी जो इस आंदोलन से अपनी दूरी बनाए रखते थे, पर उनके अंदर भी वो बात थी कि अगर आंदोलन जोर पकड़ रहा है तो उसका भी वो साथ देने गए। तो 5 दिसंबर को उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, कार सेवा करना है, भजन कीर्तन करेंगे। भजन कीर्तन के लिए जमीन को समतल करना पड़ता है, कंकड़ पत्थरों को हटाना पड़ता है। तो वो ये कह के चले गए। अब और इसका आडवाणी जी वीडियो ने कहा, मौजूद है, इसका वीडियो मौजूद है, सब देख सकते हैं चाहे तो। जी कहते हैं कि आडवाणी जी कहते हैं कि मेरे लिए बहुत दुखद दिन था। और एक रुचिका शर्मा जो वहाँ पत्रकार थी, वो उस समय उन्होंने मंदिर के मस्जिद के अंदर प्रवेश किया जब कार सेवक सब उसको तोड़ ताड़ कर रहे थे। के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उनको मारने की कोशिश की गई। और उसी के साथ जब वो ये शिकायत लेके आडवाणी जी के पास गई, आडवाणी जी क्या कहते हैं, अरे आज तो खुशी का दिन है, ये छोटी मोटी बातों को आप क्यों करते हो, मिठाई खाइए और आनंद मनाइए। ये दूसरी बात। तीसरी बात देखिए, जो उस समय के चश्मदीद गवाह थे, उनकी किताबों में आया है, लिबरेशन कमीशन ने कंफर्म किया कि 5 दिसंबर की रात को रात भर इनकी मीटिंग चलती रही। और जैसा आपने कहा, इसके एक हफ्ते पहले से पूरी इसकी लगातार कवायद हुई। पूरे अलग हथियार, लंबी रस्सियां लेकर एक टीले पे उसकी रिहर्सल होती थी कि भाई इसको कैसे तोड़ना है, कैसे ऊपर चढ़ना है। और उस दिन भी जो घटना हुई, कल्याण सिंह की आपने बात की, कल्याण सिंह ने अपनी पुलिस को स्पेशल पूरा आदेश दे दिया था कि आप गोली नहीं चलाएंगे। इसमें स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे थे कि नहीं मुझे पता नहीं। स्त्रियां कार सेविका के रूप में आई थी जो भोजन पकाने का काम और सफाई का काम कर रही थी। कार सेवक थे। पर कल्याण सिंह ने कहा आप इसको रोकने के लिए गोलियां नहीं चलाएंगे। तो पुलिस एकदम हेल्पलेस हो गई और फिर 3 लाख लोगों को जमा होने दिया। ये सरकार का काम था कि वो रोक सकते थे। फिर तीसरी बात यह है कि उस रात को पूरी योजना क्या बनाएगी कि टीम अलग अलग बनी। एक टीम जो चढ़ेगी गुम्बद पे और तोड़ेगी, दूसरी टीम जो पत्रकारों पे हमला करेगी, उनके कैमरे को तोड़ेगी और उनके वीडियो बनाने की प्रक्रिया को तोड़ेगी। तीसरी टीम क्या करेगी, अयोध्या को आने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों में रुकावट डालेगी ताकि सेंट्रल फोर्सेस ना आ सके। ये बात और है कि उस समय नरसिम्हा राव भी 5.5 घंटे तक पूजा करते रहे और सेंट्रल फोर्सेस आने का कोई सवाल नहीं था, पर वो रास्ते भी इन्होंने ब्लॉक कर दिए। यानी चारों तरफ से पूरी योजना थी कि किस प्रकार से ये जो 12 बजे से काम चालू करेंगे, 5:30 बजे पूरा करेंगे। और ये भी याद रखिए, उस समय विनय कटियार जो बजरंग दल के मुखिया थे, विनय कटियार ने तो एक दिन पहले ही कह दिया था कि भाई हम मस्जिद को तोड़ देंगे और इसका मलबा सरयू नदी में बहा देंगे। तो ये सब चीजें एक योजनाबद्ध अपराध था। लिबरेशन कमीशन की रिपोर्ट बहुत लेट आई, पर लिबरेशन कमीशन ने इस बात को माना कि स्पॉन्टेनियस स्वतःस्फूर्त घटना नहीं थी, इसको एक योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया है जो हमारे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और बाकी सब चीज़ों के खिलाफ। और तीसरी बात देखिए, इसमें जो रामलला की मूर्तियां जहाँ रखी थी वहाँ एक थोड़ा सा मंदिर बना दिया गया। अब तो पता नहीं वो मूर्तियां कहाँ गायब हो गई हैं। वो एक चौथा उसमें एंगल है। पर यानी इनकी योजना कितनी पक्की थी, हर एक पहलू का उन्होंने ख्याल रखा। अच्छा, पत्रकार आएंगे
अब उसमें बीबीसी के कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया। मार्क टुली का मैं देख रहा था, वो इसकी रिपोर्टिंग बीबीसी पे कर रहे थे, तो मार्क टुली पर भी हमला हुआ। और जो अपने भारतीय पत्रकार थे, जो कैमरे के साथ थे, बाकी चीज़ों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी एक एक टीम इन लोगों को खदेड़ रही थी कि इनकी ये चीज़ों की रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग या लॉन्ग टर्म रिपोर्टिंग नहीं होगी। फिर भी वो जो एक प्रवीण जैन थे, उन्होंने एक मज़ेदार काम किया। उन्होंने वीएचपी का एक पास ले लिया और वो ये लगा के वहाँ गए कि वहाँ फोटोग्राफी तो वर्जित थी, पर क्योंकि इनके पास वीएचपी का पास था, वो एक शर्मा प्रेम थे, जिनकी जो जी, बजरंग दल के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू जी परिषद के, खैर उनमें चलता रहता है इधर से उधर, क्या जी, फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने इनको एक पास दिलाया हुआ था, और ये भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवा ये करके जाके इन्होंने फोटोग्राफ्स लिए, और उनके फोटोग्राफ्स काफी महत्वपूर्ण है। प्रवीण जैन के जो फोटोग्राफ्स हैं, रिहर्सल एविडेंस करते है, हुए जी पूरा रिहर्सल करते हुए बताते हैं, और इस बात को पूरा ध्वस्त कर देते हैं, इस थ्योरी को, कि ये स्वतः स्फूर्त तरीके से हुआ। और एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी एक जो चरित्र है एक आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में, वो शुरू में तो एक अपने आप की लोकतांत्रिक छवि दिखाने की, उदारमतवादी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जब देखते हैं कि पार्टी का माहौल बदल रहा है तो अपना मूड तुरंत बदल देते हैं। जो पहले राम मंदिर आंदोलन से नहीं जुड़ना चाहते थे, जब देखा राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उसके साथ आ गए। पहले ये कहते थे कि भाई ये कार सेवा वगैरह नहीं होनी चाहिए, जब देखा इसको रोका नहीं जा रहा तो कार सेवकों को भी उत्तेजनात्मक भाषण देकर वो आ गए। और आडवाणी जी का तो कहना ही क्या, अब वो शुरुआत की तो मुख्य जो सब धाराएं उन्होंने की हुई थी, और ये कहते हैं कि भाई उन्होंने रोकने की कोशिश की, गलत। ये बात पूरी गलत है। जैसे मैंने ये सभी रुचिका इन पत्रकार के बारे में बताया, जब वो शिकायत लेके जाते हैं तो वो कहते हैं तो आज तो खुशी का दिन है, मिठाई खाइए, आपके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसको भूल जाइए, क्योंकि जो हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी है उसके सामने ये आप सेक्सुअल असॉल्ट और आपके ऊपर मारपीट की बात कर रही हैं, ये तो कितनी छोटी सी बात है। और उस समय वहाँ सभी थे, विजया राजे शिंदे थी जो भाजपा की उपाध्यक्षा थी, मुरली मनोहर जोशी थे, फिर ये साध्वी रीताम्बरा, उमा भारती, ये सब लोग मंच पे बैठे हुए थे, और मंच और से ही वो नारे। फोटो तो बहुत और वो फोटो तो बहुत प्रचलित हुई थी, जिसमें मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर बैठी हुई हैं उमा भारती, खुशियां मनाती हुई। खुशी मना रही, और उसी मंच से नारे आ रहे थे जिसको किसी ने रोका नहीं, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। फिर कहा गया ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी। तो ये तो उस समय ही उन लोगों को जिस प्रकार से उत्साह से भर दिया गया, एक गलत रास्ते पर प्रेरणा ले गई, उसकी जिम्मेदारी तो पूरी नेताओं की है। फिर लिबरल कमीशन ने इनको पूरा आइडेंटिफाई किया कि किस किस का क्या अपराध है। उसमें आडवाणी से शुरू होकर तो बाकी लोगों के सब अपराध के बारे में आया, पर हर एक अपराधी को सजा नहीं मिलती। ये बात भी है कि जिस प्रकार की हमारी न्याय व्यवस्था है, आप देखेंगे कि भाई बुलडोजर का न्याय चल रहा है बेगुनाहों के खिलाफ, पर यहाँ इतने गुनाहगार जो हैं बाबरी मस्जिद के, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई सजा नहीं हुई। एक कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, एक दिन के लिए उनको जेल हुई, जो उन्होंने आपने जैसे बताया। उन्होंने एक और भी काम किया था, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अब खैर लोग उसको भूल भी गए होंगे 10 साल में, क्योंकि जब भी भाजपा सत्ता में रहती है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता। तो उस समय नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कल्याण सिंह ने प्रॉमिस किया था कि मैं बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरा, उन्होंने अपने डीआईजी को बोला कि यहाँ गोली वगैरह चलाने की कोई ये जरूरत नहीं है, लोग जो है नजदीक आ गए। और एक बात देखिए, 12 बजे का टाइम इन्होंने, जो इनके नेता थे, अपने कार्यकर्ताओं को कहते रहे 12 बजे तक अंदर मत घुसो। 12 बजे एक तरफ इन्होंने घुसना चालू किया, जो टीम तोड़ने वाली थी वहां भी सबको जाने नहीं दिया गया। उनका आइडेंटिटी थी कि कौन तोड़ने जाने वाला है, कौन पत्रकारों पे हमला करेगा, कौन दूसरे काम करेगा। तो 12 बजे जब दोपहर के हुए तो उन्होंने जैसे घुसना चालू किया, उसी के साथ साथ जो बाकी सैनिक दल थे, सीआरपीएफ और दूसरे सेंट्रल दल, वो पीछे हट गए। अब वो मतलब जब उनके एक्शन का टाइम था उस समय पूरा वो विड्रॉ कर गए। और उस समय इंडिया टुडे एक अलग प्रकार का पत्र था,
उस समय तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो उनकी पत्रिका में ये सब चीज़ें आई थी कि किस प्रकार उनका एक वीडियो चलता था उस समय, मुझे वीडियो का न्यूज़ नाम ट्रैक, न्यूज़ ट्रैक। न्यूज़ ट्रैक का एक वीडियो था और वो बिल्कुल क्लियर बताता था कि कैसे 12 बजे इधर से इन्होंने घुसना चालू किया और सीआरपीएफ के लोग एक अनुशासनबद्ध तरीके से अपनी जो उनकी अलॉटेड जगह थी उससे पीछे हट गए ताकि कार सेवक अपना काम कर सके। तो इसमें जैसे आपने शुरुआत में कमेंट किया कि इसमें राज्य सरकार देखती रही, केंद्र सरकार देखती रही। केंद्र सरकार का तो और भी अजीब है, केंद्र सरकार तो बहुत सारी चीज़ें जानती थी। अब ये उस समय क्या नहीं कर सकते थे, पर नरसिम्हा राव, उनके बारे में बहुत सारे आरोप भी हैं। उस समय वो 5.5 घंटे के लिए गायब हो गए। उनकी भी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी, पूजा की टाइमिंग उनकी भी परफेक्ट थी कि इधर बाबरी डिमोलिशन हो रही है तो अपने पूजा रूम में व्यस्त है। बाद में उन्होंने खैर बयान दिए अपने आप को बचाव के लिए, पर ये सब एक हमारे देश के चरित्र पर एक कलंक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा देश ऐसा एक उदारमतवादी संस्कृति को, सभ्यता को लेकर चला है, जिसके कारण गंगा जमनी तहजीब हुई है, लोगों का आपस में मेल जोल हुआ है, अलग अलग संस्कृतियों का मेल हुआ है। उसमें इस प्रकार की चीज़ का होना ये हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए इसके बारे बिल्कुल, में इससे बड़ा कलंक तो हमारे कानून के राज पर है कि एक कोई देश कानून के राज के तहत चलता है। अगर कानून की धज्जियां उड़ा दे कोई संगठन, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, तो फिर कहाँ का लोकतंत्र और कहाँ की न्याय व्यवस्था। तो ये जो घटना थी, इस हिसाब से भारतीय इतिहास की, स्वतंत्र भारत के इतिहास पे काला धब्बा है, जिसने इन सारी चीजों को पर पानी फेर दिया। दुनिया ने देखा टेलीविजन के पर्दों पर, हम सब शॉक्ड थे जब हम देख रहे थे टेलीविजन के पर्दों पर ये सब होते हुए। ये सारे विजुअल उसी दिन टेलीविजन पर आ गए थे और हम सब ने देखा। 25 साल पुरानी ही बात है ये, और हम लोग हतप्रभ थे कि क्या इस देश में ऐसा भी हो सकता है कि कानून का, सुप्रीम कोर्ट का, सारी व्यवस्थाओं की परखचे उड़ाते हुए कोई गिरोह, कोई संगठन इस तरह की हरकत कर सकता है। और इसलिए ये आशंका अभी फिर से बनी हुई है दूसरे धर्म स्थलों को लेकर भी। इसलिए भी हम आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखिए, उस समय कुछ लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद का विवाद था, बाबरी मस्जिद ही नहीं रही तो सब विवाद हल हो जाएंगे। तो ऐसे हल होते नहीं है। एक बार अन्याय हो गया तो उसकी सीढ़ी पर आप ऊपर जाकर अन्याय की पराकाष्ठा को ले लेते हैं। और उस समय ही नारा दिया गया, ये तो केवल झांकी है, काशी मस्जिद बाकी है। बाद में कई लोगों ने 3000 मंदिरों का उल्लेख किया। और अभी भी जो वीएचपी और उनके जो प्रोपेगेंडा है उसके अनुसार तो भाई मुसलमान राजाओं का काम कुछ नहीं था, केवल मंदिर तोड़ना काम था, हिंदुओं पर अत्याचार करना काम था। उसको बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारे वर्ड ले रहे, उसके ऊपर एग्जीबिशन बनाने की बात कर रहे हैं, जो इतिहास की एक गलत समझ है। तो ये भी एक देखने की बात है कि इस प्रकार की और चीज़ें होंगी तो देश में वातावरण इसी प्रकार से एक दूषित वातावरण रहेगा। और अभी मैं अम्बेडकर जी का एक पढ़ रहा था, वो इसी बात को कह रहे थे कि जिस देश में भी धर्म के मामलों को राजनीति के ऊपर प्राधान्य दिया जाएगा वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। और वो हम पिछले 10 सालों में देख रहे हैं कि ये जो पिछले 30 साल से एक अन्याय को हम अपने ऊपर ढो रहे हैं, उसकी परिणति के अनुरूप ये जो हुआ है वो पूरे देश के लिए एक सेटबैक। हाँ, ये भी कहा जाता है कि कोई भी देश या कोई भी समाज की पहचान इससे होती है कि वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। क्या उनके साथ रहते हुए अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, उनके अधिकार सुरक्षित है, उन्हें न्याय मिल पा रहा है, उन्हें अवसर मिल पा रहा है या नहीं। तो अल्पसंख्यकों के एक धर्म स्थल को तोड़ देना दिन दहाड़े इस तरह से एक आपराधिक कार्रवाई के तहत, ये अपने आप में एक मिसाल है जो भविष्य में दोहराई जा सकती है, क्योंकि एक मिसाल बन गई, एक उदाहरण बन गया है, एक तरीका निकाल लिया है लोगों ने, और एक के बाद दूसरे तीसरे पर भी ये आजमाया जा सकता है। ये डर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के दिमाग में बना हुआ है, और जो भी लोकतंत्र और संविधान की परवाह करते हैं, न्याय व्यवस्था की परवाह करते हैं, कानून के राज की चिंता करते हैं, वो उन पे सिर पर हमेशा बना रहेगा। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि ये जो षड्यंत्रकारी थे, अपराधी थे, इनको किसने बचाया, कैसे बच गए?
देखिए, अब जिस प्रकार से लोग कानून में फँसाने के रास्ते बहुत निकालते हैं, वैसे बचने के भी रास्ते बहुत निकलते हैं। अल्टीमेटली तो बाद में तो सरकार पे ही है, वो केस को कितना चलाए, कितना रुकाए। अब जैसे एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ, अब बीच में मोदी-आडवाणी जी के जो संबंध रहे हों, अब आडवाणी जी तो बायपास हो गए। जब प्रेसिडेंट बनने का टाइम आया, तो कुछ लोगों ने आडवाणी का नाम सामने किया। तो उसी के साथ-साथ खबर आ गई कि आडवाणी जी तो अयोध्या के मामले में दोषी हैं। तो सरकार को पता है कि वो दोषी है, पर दोषियों पर केस कैसे चलेगा, वो तो राज्य सरकार पे है। पुलिस कैसे केस बनाती है, उस केस को परस्यू करते हैं कि नहीं, ये तो पूरा राज्य के संरक्षण में ही ये लोग बचे हुए हैं। अपराध तो उनके ऊपर है। अब जैसे जो बाकी अपराध हुए हैं, कहीं-कहीं में तो कुछ न्याय की संभावना होती है, पर यहाँ क्योंकि वो सैयां भये कोतवाल वाला मामला है, तो ये इसको इनको अपराधियों को सज़ा कौन देगा? ये असंभव असंभव सी बात है। जी, तो आज आज हम इस मोड़ पर खड़े होकर इस पूरी 6 दिसंबर 1992 की इस घटना को याद कर रहे हैं, तो इसीलिए कि अगर राम मंदिर के नाम पर उन्माद पैदा किया जा रहा है, तो वो उन्माद आगे जाकर क्या शेप ले सकता है। एक उन्माद उस समय पैदा किया था राम मंदिर के नाम पर, और ये दुर्घटना हुई थी, ये हादसा हुआ था। और अब जो उन्माद पैदा किया जा रहा है, उससे लोकतंत्र के कौन-कौन से मंदिर ध्वस्त होंगे, संविधान की कौन-कौन सी पीठें ध्वस्त कर दी जाएगी। जी, देखिए, ये अभी सवाल तो आपने जो बात कही कि किसी देश में अल्पसंख्यकों की परिस्थिति कितनी सुरक्षित है, उससे देश का अंदाज़ा आता है। उसमें मैं केवल एक ही वाक्य देता हूँ, ये लोकतंत्र के बारे में। ये लोकतंत्र का इंडेक्स है। लोकतंत्र का जी, इंडेक्स है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, मतलब लोकतंत्र अपने आप में एक प्रकार से कमज़ोर है, और लोकतंत्र को एक सुनियोजित तरीके से कमज़ोर करने की नीति चल रही है। यहाँ मैं एक बात जो जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति आती है, अल्पसंख्यकों को तो हाशिए पे ढकेलना, उसी के साथ-साथ लोकतंत्र के मूल्यों को अलग-अलग तरीके से समाप्त करना, कमज़ोर करना, और एक प्रकार की तानाशाही, धर्म के आवरण में एक प्रकार की तानाशाही चलाना, वो है। तो उसकी परिणति जो आगे के आने वाले समय में तो पूरे सभी खतरे हैं कि अगर लोकतंत्र नहीं है, तो सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकते, लोगों के अधिकार उनको मिल नहीं सकते, लोगों की परिस्थिति सुधर नहीं सकती, और हमारी जो समाज की दिशा है, वो दिशा एक अलग प्रकार की है। भले ही सरकार जो भी दावे करती रही हो, पर उस प्रकार का जो विकास का आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जो विकास का मॉडल आया था कि हम फोकस करें यूनिवर्सिटीज़ पर, वैज्ञानिक संस्थानों पर, पब्लिक सेक्टर पर, वो सब स्वास्थ्य पर, वो नाम के लिए तो करते हैं कि भई हमने अपने ये किए, पर आप अगर इंटरनेशनल इंडाइसेस देखें, तो उसमें हमारे में सब कुछ गिरावट है। हंगर इंडेक्स में गिरे हुए हैं, फ्रीडम ऑफ जी। प्रेस पे गिरे हुए हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब एक चीज़ पैकेज डील है। धर्म के नाम की राजनीति चलेगी, तो हमारा दिशा एक हिंदू पाकिस्तान बनने का रास्ता खुल रहा है। जी, यहाँ मैं 2 चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ। एक तो ये कि उस समय भी बहुत सारे पत्रकार थे जो कार सेवकों की तरह काम कर रहे थे। एक घटना जी, मैं बताऊँ, एक पत्रकार गए थे कवर करने, और वहाँ से वो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के टुकड़े लेकर आए थे और दफ्तर में बाँट रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी उनकी। और उस समय की मीडिया कवरेज को अगर आप देखेंगे, तो वो भी तकरीबन वैसा ही था जैसा आज हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े-बड़े चैनलों के पत्रकार जाकर और हर जगह एक उन्माद पैदा करने का, एक भावनात्मक ज्वार पैदा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, सरकार के समर्थन में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये एक चीज़ थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुलायम सिंह को काफ़ी बदनाम किया गया, क्योंकि उन्होंने गोली चलवाई थी कार सेवकों को। पर लेकिन उन्होंने कानून की रक्षा के लिए, और जो दायित्व मुख्यमंत्री के तौर पर था उन पर, उसको उसके तहत बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने गोलियां चलवाई थी, और उतने लोग नहीं मरे थे जितने की कुछ उत्तर प्रदेश के अखबारों ने बड़े-बड़े हेडलाइन लगाकर कहा था कि सरयू खून से उनसे नहा लाल गई, लाल हो गई, वगैरह-वगैरह। तो ये 2 चीज़ें और इस घटना से जुड़ती हैं, मीडिया की भूमिका और एक
ऐसा व्यक्ति जिसने इस तरह का काम किया उसको मौलाना मुलायम, मौलवी मुलायम, ये सब चीजों से नवाजा गया। आपकी टिप्पणी? जी, अभी भी देखिए, आपने कहा कि भाई कुछ पत्रकार कार सेवक के रूप में काम करते थे, तो अभी भी कुछ पत्रकार कार सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप इस देखिए समय जिस ज्यादा है, उस इस समय समय ज़्यादा ज्यादा था। है। अभी तो पूरा मीडिया में उन्माद खड़ा करने के लिए इनकी जो टीवी वैन्स हैं, उन पर तो वही है, राम मंदिर बन गया, और उनका पूरा जो कवरेज है, वो पूरे राम मंदिर के चारों तरफ घूम रहा है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, शंकराचार्य क्या कहते हैं, और अल्पसंख्यक के लोगों को डर किस प्रकार से है। कई लोगों को लगता है कि 22 तारीख को हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे जिस दिन बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, उस दिन भी ध्वंस के तुरंत बाद अयोध्या की मुस्लिम बस्तियों को जलाया गया, पूरे देश में दंगे कराए गए। तो अब जो ये कुछ अभी तो ज़्यादा पत्रकार हो गए हैं ऐसे, उस समय तो मुझे लगता है कि 1992 में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा तबका था, जो पत्रकारिता के धर्म को निभाता था। अभी तो ये ज़्यादातर चापलूस हैं, जो इस सरकार की चापलूसी में मगन हैं, और उससे भी ज़्यादा कहा जाए तो उनमें, और ये जो अंधभक्त और अंधभक्त हैं और कार सेवक के रूप में हैं, तो ये अभी कोई पत्रकार नहीं है। अभी जो भी लोग ज़्यादा कवर करने जा रहे हैं, वो ज़्यादातर जी तो बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा विंग के रूप में काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस जरूरी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।